विद्यार्थियों, आज आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के कक्षा 11वीं के 5वें अध्याय में यायावर साम्राज्य को पढ़ेंगे या जानेंगे। यायावर यानी सदा विचरने वाले मुनि, भ्रमणशील और पर्यटक। इस प्रकार यायावर घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं और वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। उनका कोई निश्चित भाग नहीं होता है। वह अपनी चारागाह के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान चारागाह की तलाश में घूमते रहते हैं। इस अध्याय में हम वो मंगोलों की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति एवं मंगोलों के संघर्षों को पढ़ेंगे। चंगेज खां का प्रारंभिक जीवन का अध्ययन करेंगे और चंगेज खां के कुशल नेतृत्व में मंगोलों ने अजय शक्ति के रूप में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसका हम अध्ययन करेंगे। यायावर साम्राज्य। बच्चों, हम यायावर साम्राज्य की अवधारणा को पढ़ेंगे। यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत होती है क्योंकि यायावर लोग घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे और मध्य एशिया के मंगोलों ने महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की और एक भयानक सैनिक तंत्र शासन संचालन के लिए प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। यायावर एक ऐसे अलग थलग द्वीप के निवासी है जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव न पड़े, किंतु इन समाजों ने विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा और उन पर अपना प्रभाव छोड़ा, उनसे बहुत कुछ सीखा। इस प्रकार वह एक महत्वपूर्ण अंग बन गए। साम्राज्य। साम्राज्य शब्द भौतिक अवस्थितियों को दर्शाता है। साम्राज्य में जटिल सामाजिक आर्थिक ढांचे में स्थिरता प्रदान की है। एक सुपरिष्कृत प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा एक व्यापक भूभागीय प्रदेश जो कि सुचारू रूप से शासन किया जाता है। मध्य एशिया के मंगोलों ने, जिन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में चंगेज खां के नेतृत्व में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, उसका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। कई बार समाजशास्त्रियों ने इतिहासकारों की परिभाषाएं बहुत ही संकीर्ण और गैर ऐतिहासिक लगती हैं क्योंकि वह बंधे बंधाए सांचे में ढलते हैं। ये परिभाषाएं तब त्रुटिपूर्ण सिद्ध होती है जब हम यायावर समूह द्वारा निर्मित उनके साम्राज्य संबंधी संगठनों का अध्ययन करते हैं। मंगोल इतिहास। स्टेपी निवासियों ने आमतौर पर अपना कोई साहित्य नहीं रचा, इसलिए इन यायावरी समाजों का ज्ञान मुख्यतः इतिवृत्तों, यात्रा वृत्तांतों, नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेजों से प्राप्त होता है। मंगोलों की तस्वीर से पहले कहीं ज्यादा जटिल हो रही है। यायावरों के जीवन संबंधी सूचनाएं अज्ञात एवं पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, किंतु मंगोलों की शानदार सफलताओं ने कई यात्रियों और लेखकों को इतिहास लिखने के लिए आकर्षित किया। इस इतिहास लेखन में मूलतः बौद्ध, कन्फ्यूशियस, ईसाई, तुर्की, मुस्लिम विचारधाराओं के लेखकों ने यह इतिहास लिखा। इनमें से कई मंगोल इतिहासकारों ने इनका इतिहास सहानुभूतिपूर्ण लिखा है और कई लेखकों ने शत्रुतापूर्ण लेखन लिखा है। यह हमें देखने को मिलता है। यूरोसिया के शहरों से उपजे इन निंदापूर्ण लेखकों ने मंगोलों को स्टेपी के लुटेरे बतलाया है। मंगोलों का इतिहास हमें ऐसे रोचक तथ्य उपलब्ध कराता है जिसमें अभ्रमणशील समाजों द्वारा यायावरों समुदायों को आदिम या बर्बर के रूप में पेश किया है। इन्हें आलसी, लालची, स्वशासन चलाने में असमर्थ बतलाया है। ऐसी धारणा रोमन वासियों की है। मंगोल साम्राज्य 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान एक विशाल साम्राज्य था।
इस साम्राज्य का आरंभ चंगेज खान द्वारा मंगोलियों के घुमंतु जनजातियों के एकीकरण से हुआ है। चंगेज खान द्वारा मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में मंगोल जनजातियों का महासंघ बनाया गया। जनजातीय कबीलों का आरंभिक काल से ही तुर्कों और मंगोल कबीलों के मध्य परस्पर संघर्ष चलता रहा। चंगेज खान देवी सिद्धांत को मानता था। उसका मानना था कि उसे ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त हुआ है। मंगोल साम्राज्य में उसका अपना जीवन मंगोल जनजातियों पर कब्जा जमाने और साम्राज्य विस्तार करने में लगा हुआ था। साम्राज्य विस्तार में उत्तरी चीन, तुरान, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूस, स्टेपी प्रदेश, बुखारा, निशापुर, ताशकंद, समरकंद, काराकोरम, तुर्फान प्रदेशों के विरुद्ध युद्ध अभियानों को संचालित किया गया। चंगेज खान का स्वप्न था कि वह दुनिया में सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण करे। इस प्रकार साम्राज्य का निर्माण करने के लिए चंगेज खान ने कई देशों पर आक्रमण किए और आक्रमण करके वह विजित भी हुए। बुखारा पर आक्रमण उन्होंने सन 1220 में किया और वहां पर विजित होने पर इतिहासकार जुवेनी ने कथन लिखा कि चंगेज खान ने कहा, अरे लोगों, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं और तुम में से जो भी अधिक संपन्न लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है तो इसके लिए मैं कहूंगा कि मैं ईश्वर का दंड हूँ। यदि तुमने पाप न किए होते तो ईश्वर ने मुझे तुम्हें दंड देने हेतु तुम्हारे पास भेजा न होता। अब कोई व्यक्ति बुखारा पर अधिकार करने के बाद खुरसाना की ओर चला गया। इस प्रकार उन्होंने बुखारा के दीवारों को ध्वस्त किया और लोगों का वध कर उन्हें लूटा और लूटकर उन्हें जला दिया गया। इस प्रकार फारसी इतिहासकार जुवेनी ने यह कथन दिया चंगेज खान के बारे में। मंगोल साम्राज्य में उसका अपना जीवन मंगोल जनजातियों पर कब्जा जमाने और साम्राज्य विस्तार करने में था। साम्राज्य विस्तार में उत्तरी चीन, तुरान, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूस, स्टेपी प्रदेश, बुखारा, निशापुर, ताशकंद, समरकंद, काराकोरम और तुर्फान प्रदेशों के विरुद्ध अभियानों को संचालित किया। चंगेज खान का सपना सार्थक हुआ व सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण हुआ। मंगोलों की सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि। मंगोल एक विशेष प्रकार के तंबुओं में निवास करते थे। मंगोल विभिन्न जन समुदायों का संगठन या विविध निकाय है। इनमें भाषा की समानता थी और यहाँ पर तातार, खितान, मंचू, तुर्की लोगों के कबीलों से भी भाषा की समानता होने पर इनमें परस्पर संबंध हुआ करते थे। इनकी क्रियाएं मूलतः होती थी पशुपालन करना। पशुपालन में घोड़े, भेड़, बकरी, ऊंट आदि मवेशियों का ये पालन करते थे और यह शिकारी संग्राहक होते थे, शिकारी प्रवृत्ति के होते थे। अपनी रक्षा हेतु ताकतवर कुलों से मित्रता करते थे। अमीर परिवार जिसके पास अधिक जानवर होते थे उनसे यह
मित्रता करते थे। इस प्रकार मंगोलों की सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि में पशुचारण के लिए यहाँ अनेक हरी घास के मैदान, छोटे मोटे शिकार हेतु अनुकूल ऋतुएं उपलब्ध हैं। शिकारी संग्राहक लोग पशुपालक कबीलों के आवास में उत्तर में साइबेरिया वनों में रहते हैं। इनका समाज पितृवंशीय था और वे मध्य एशिया के मंगोल राज्य क्षेत्र की भूमि पर एक समुदाय के रूप में खाना बदोश जीवन जीते थे। पशुचारण के लिए यहाँ हरे घास के मैदान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिससे पशुओं को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान चारागाह की तलाश में ले जाया जाता था। यायावरों का मध्य एशिया की चारण भूमि स्टेपीज, जो कि आज का आधुनिक मंगोलिया भूभाग राज्य कहलाता है, इसका परिदृश्य अत्यंत मनोरम है। अत्यंत विस्तृत लहरिया मैदानों से घिरा है, जिसके पश्चिमी भाग में अल्ताई पहाड़ों की बर्फीली चोटियां हैं। दक्षिण भाग में शुष्क गोबी का मरुस्थल है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ओनोन और सेलंगा जैसी नदियां हैं। मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि में पशुचारण के लिए यहाँ अनेक हरी घास के मैदान, छोटे मोटे शिकार हेतु अनुकूल ऋतुएं भी उपलब्ध है। मंगोलों का देहाती क्षेत्र में कृषि संभव था, किंतु मंगोलों ने कृषि को नहीं अपनाया। मंगोल शिकारी प्रवृत्ति होने के कारण एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे, जिससे कृषि कार्य संभव नहीं हुआ। 1230 के दशक में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की, तो मंगोल नेताओं को एक क्रुद्ध वर्ग ने दबाव डालकर यह विचार रखा कि समस्त कृषकों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा और उनकी कृषि भूमि को चारागाह में परिवर्तित कर दी जाएगी। मंगोलों की रुचि पशुपालन में अधिक होने के कारण कृषि पर ध्यान न देकर पशुपालन को अपनाया। कृषकों को सताने की बजाय उनकी रक्षा करने पर जोर दिया था गजन खां ने, जो कि पहला एखानी शासक था, और उन्होंने कृषकों के रक्षा के लिए कई योजनाएं भी बनाई। मंगोलों से संबंधित कृषि कार्य में कृषकों के साथ साथ नगरीय क्षेत्र में कृषि रक्षक के रूप में कबुलई खान को जाना जाता है, जो कि चंगेज खान का पोता कहलाता है। चंगेज खान 1295 से लेकर 304 तक पहला इल्खानी शासक था, जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म को ग्रहण किया था। और गजन खां, जो चंगेज खां के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज का था, उसने अपने परिवार के सदस्य व अन्य सेनापतियों को आगाह कर दिया कि वे कृषकों को न लूटे। एक बार अपने भाषण के दौरान गजन खां ने कहा था, ऐसा करने से राज्य में स्थायित्व और समृद्धि नहीं आती है। इस वक्तव्य की ध्वनि सुनते ही चंगेज खां भी हैरानी में पड़ गया। यायावारों की महत्वपूर्ण गतिविधियां। यायावारों की गतिविधियों में प्राकृतिक आपदाओं के समय मंगोल कबीले आपस में संघर्ष करते थे, वस्तु विनिमय हेतु चीनी निवासियों से संपर्क कर व्यापार करते थे, और साम्राज्य विस्तार हेतु मंगोल कबीलों के लोग व्यापारियों से लूट मार किया करते थे। बाज एक प्रकार का व्यापार कर होता था यहाँ पर, और चरेज मंगोलों के लिए यात्री पास, इस प्रकार का यात्री पास के रूप में उपयोग किया जाता था। यहाँ मंगोल लोग अन्य देशों में जरेज रखकर दूसरे देशों में व्यापार के लिए जा सकते थे। स्टेपी प्रदेश में संसाधनों के अभाव के कारण यह
अन्य देशों में आक्रमण और लूटमार किया करते थे। चारण क्षेत्र में भी सीमित अवधि में कृषि करना असंभव था। युद्ध में नगरों को नष्ट करना इनका मुख्य उद्देश्य हो गया था और कृषि भूमि को हानि पहुंचाना भी इनकी गतिविधियों में शामिल था। मंगोल एवं चीन की महान दीवार। यायावर कबीलों को चीन पर बार बार आक्रमण और लूटमार होना। मंगोल वस्तुतः जन समुदायों का निकाय था और चंगेज खान ने इन असभ्य व असंगठित कबीलों की एक सेना बनाकर संपूर्ण एशिया महाद्वीप में भयानक लूटपाट की और उत्तरी चीन पर कब्जा जमा लिया था। यायावर कबीलों के चीन पर बार बार आक्रमण और लूटमार से बचने के लिए चीन ने एक महान दीवार का निर्माण करवाया था। मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार एवं वस्तु विनिमय के लिए पड़ोसी देश चीन के स्थानीय निवासियों के पास जाना पड़ता था और यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभदायक थी। यायावर कबीले खेती से प्राप्त उत्पाद और लोगों के उपकरणों को चीन से लाते थे और बदले में घोड़े, फर, स्टेफी में पकड़े गए शिकार का विनिमय भी किया करते थे। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के तिब्बती मूल के सिया लोग जरचेन लोगों के चीन राजवंश जो पिकिंग से उत्तरी चीन के क्षेत्र में शासन चल रहा था, वहां पर संकुर राजवंश का भी आधिपत्य था और चीन के दक्षिण भाग में इन्होंने राज्य किया। वह पशुधन के लिए लूटमार करते थे और 1209 में सीसिया लोग परास्त हो गए और 1213 ईस्वी में चीन की महान दीवार का अतिक्रमण हो गया। 1215 ईस्वी में भी मंगोलों ने पिकिंग नगर को लूटा। इस प्रकार से स्टेफी क्षेत्र में संसाधनों की कमी होने के कारण वह चीन पर आक्रमण बार बार करते थे। 1216 मंगोलिया स्थित अपनी मातृभूमि को चंगेज खां चीन में आक्रमण करने के पश्चात लौट गए। चीन वंश के विरुद्ध उन्होंने लंबी लड़ाइयां लड़ी, चूंकि 1234 तक की लंबी लड़ाई रही। बच्चों, ये चीन की दीवार है, आप इसे देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए इसे बनवाया था। इस प्रकार मंगोल एवं चीन की महान दीवार पर वाणिज्य क्रियाकलापों के तनाव का सामना करना पड़ता था, क्योंकि दोनों पक्ष अधिक लाभ प्राप्त करने की होड़ से बेधड़क सैनिक कार्रवाई भी कर बैठते थे। जब मंगोल कबीलों के लोग साथ मिलकर व्यापार करते थे, तो वे अपनी चीनी पड़ोसियों को व्यापार में बेहतर शर्तें रखने के लिए मजबूर कर दिया करते थे। कभी कभी यह लोग व्यापारिक संबंधों को नकार भी दिया करते थे और लूटपाट करने में लगे रहते थे। मंगोलों का जीवन अस्त व्यस्त था। इन सीमावर्ती झड़पों के कारण कई स्थायी समाज भी कमजोर पड़ने लगे थे। कृषि को अव्यवस्थित कर नगरों को लूटा जाता था मंगोलों के द्वारा। संपूर्ण इतिहास में चीन को इन यायावरों से विभिन्न शासन कालों में बहुत अधिक क्षति पहुंची। 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अपनी प्रजा की रक्षा के लिए चीन शासकों ने किलेबंदी करना आरंभ कर दिया। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से इन किलेबंदियों का एकीकरण सामान्य रक्षात्मक ढांचे के रूप में किया गया, जिसे आज हम चीन की महान दीवार के रूप में जानते हैं। चंगेज खां का प्रारंभिक जीवन। चंगेज खां का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। उसके पिता का नाम एसुजेई था, जो कियात कबीले का मुखिया था। यह परिवारों का समूह था और बोर्जी गिद्ध कुल से संबंधित था।
इनके पिता की अल्प आयु में ही हत्या कर दी गई थी। इनकी माता का नाम ओलुन ईके था और तेमुजीन उसके सगे भाई और सौतेले भाइयों का लालन पालन उनकी माता ने बड़ी कठिनाइयों के साथ किया था। चंगेज खां की पत्नी का नाम बोराटे था और 1170 में विवाह के उपरांत ही उसका अपहरण कर लिया गया था। चंगेज खां अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए आपस में लड़ाइयाँ करनी पड़ी और कई कबीलों से वह लड़ भिड़े। विपरीत समय में भी कई कामयाब मित्र उन्होंने बनाए, जिसमें से उनका कामयाब मित्र का नाम बोगुरचू था, जो कि वह प्रथम मित्र था। उसका सगा भाई जमुका विश्वसनीय मित्र था। सगा भाई था जमुका। 1206 में उसने विशाल साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इस प्रकार से चंगेज खां ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चंगेज खां की मृत्यु 1227 ईस्वी में हो गई। तेमुजीन ने केराइट शासकों से रिश्तों की पुनर्स्थापना की, किंतु बाद में वह शत्रु बन गए। जो केराइट शासक थे, उन्होंने तेमुजीन के पिता की हत्या कर दी थी, इसीलिए बाद में उनसे संबंध अच्छे नहीं रहे और बाद में उन्होंने अपने संबंधों को ठीक किया। 1180 से 1190 के दशक में जम्मू का शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को परास्त किया। जम्मू का जो कि उसका सगा भाई था, लेकिन वह बाद में 1180 और 1190 के दशक में उसका प्रतिद्वंदी बन गया। जमुका को पराजित करने के बाद में तेमुजीन चंगेज खां, तेमुजीन उनका बचपन का नाम है, उसमें आत्मविश्वास आ गया। कबीलों के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़ा और उसने अपने पिता के हत्यारे, जैसे कि मैंने पहले बताया था, शक्तिशाली तातार केराइट के विरुद्ध उसने युद्ध को 1203 में छेड़ा और बाद में उन्होंने अपने संबंधों को भी सुधारा। 1206 में जमुका को निर्णायक रूप से पराजित किया और तेमुजीन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरा। उसकी इस प्रतिष्ठा को मंगोल कबीलों के सरदारों की एक सभा, जो कि कुरीलताई कहा जाता है, उससे मान्यता मिली और चंगेज खां को विभिन्न नामों से बुलाया गया, जैसे समुद्री खान, सार्वभौम शासक की उपाधि भी दी गई। इसी के साथ उसे महानायक, मंगोलों का महानायक भी कहा गया। चंगेज खां की सैन्य शक्ति व आक्रमण। 1206 ईस्वी में कुरीलताई से मान्यता मिलने पर चंगेज खां ने मंगोलों की एक सशक्त व अनुशासित सैन्य शक्ति का पुनर्गठन किया। उन्होंने सेना में अनुशासित सैन्य शक्ति को ही रखा। चंगेज खान की मंशा चीन पर आक्रमण करने की थी और विजय प्राप्त करने की भी, और चंगेज खान ने ऐसा किया। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के तिब्बती मूल के सिया लोग, जो जरचेन लोग, और चीन राजवंश में जो पिकिंग क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र, उस पर भी चंगेज खान ने शासन किया। संकू राजवंश जो चीन में दक्षिण क्षेत्र में है, उस पर भी चंगेज खान ने अपने आधिपत्य को स्थापित किया। 1215 ईस्वी में पिकिंग नगर को लूटा गया और 1234 तक की लंबी लड़ाइयां चंगेज खां के द्वारा लड़ी गई। इस प्रकार चंगेज खां ने 1216 में सैनिक मामले अपने अधीनस्थों की देखरेख में छोड़कर अपनी मातृभूमि मंगोलिया की ओर लौट गया। सैन्य व्यवस्था। मंगोल सैन्य व्यवस्था दशमलव प्रणाली पद्धति पर आधारित थी। सेना का विभाजन,
इस प्रकार था 10, 100, 1000 और 10,000 सैनिकों की थी। सबसे बड़ी इकाई 10,000 सैनिकों की थी और सेना में तुर्की मूल और केराइट शासकों को भी शामिल किया गया था। जनजातीय समूहों को भी विभाजित करके एक नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त किया गया था। सेना सशक्त व अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में चंगेज खां ने गठन किया। चंगेज खां का सशक्त नेतृत्व था। इस प्रकार चंगेज खां ने डाक प्रणाली का भी गठन किया और मंगोलों ने ही याज शब्द का प्रयोग शुरू किया। इसका मतलब है चंगेज खान की विधि संहिता। इसका अर्थ है विधि या आदेश। इसे यास व यासाक भी कहा जाता है। मंगोल सैन्य व्यवस्था। बच्चों, आप क्या देख रहे हैं कि मंगोल सैन्य व्यवस्था को किस प्रकार विभाजित या किस प्रकार दिखाया गया है। पहला 10, फिर 100, फिर 1000 और 10,000। 10,000 वाली सेना को हम तुमन भी कहते हैं। यह मंगोल सैन्य व्यवस्था दशमलव पद्धति पर आधारित है और सबसे बड़ी इकाई 10,000 सैनिकों की है, जो कि सबसे बड़ी इकाई कहलाती है। चंगेज खां के उपरांत मंगोल। चंगेज खान ने अपने नव विभाजित लोगों पर शासन करने के लिए उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया और इन अपने उत्तरदायित्व को सौंपने के लिए उन्होंने उलूस का गठन किया। उलूस, बच्चों, उलूस शब्द का मूल अर्थ है कोई निश्चित भूभाग नहीं होना। चंगेज खां का जीवन अत्यंत परिवर्तनशील था। सबसे ज्येष्ठ पुत्र जोची को रूसी स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ। इस प्रकार से रूस के स्टेपी क्षेत्र पर जोची ने राज किया, परंतु उसकी दूरस्थ सीमाएं उलूस निर्धारित नहीं थी। जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन भी किया और आज इस प्रकार से जोची की भी कोई दुरुस्त प्रदेश या उनकी सीमाएं निर्धारित नहीं थी। उनका दूसरा पुत्र चगताई ने तुरान के स्टेपी क्षेत्र, पामीर के पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र पर शासन किया और जो कि तुरान का स्टेपी क्षेत्र है, उसे आजकल हम तुर्किस्तान के नाम से जानते हैं। यह चगताई को मिला। चंगेज खां ने संकेत दिया था कि उसका तीसरा पुत्र ओगोदेई उसका उत्तराधिकारी होगा और उसे महान खान की उपाधि भी दी जाएगी। चंगेज खान के उपरांत मंगोलों को हम पढ़ रहे हैं। इस प्रकार ओगोदेई के बारे में हमने पढ़ा और ओगोदेई उनका तीसरा पुत्र था। तीसरे पुत्र ओगोदेई ने अपनी राजधानी काराकोरम को बनाया। उसके सबसे छोटे पुत्र तोलोय ने अपनी पैतृक संपत्ति भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया। चंगेज खान का यह विचार था कि उसके पुत्र परस्पर मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए उसने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियां, जिसे हम तामा कहते हैं, निर्धारित करी और प्रत्येक उलूस में तैनात रखी। परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध सरदारों की परिषद किरीलताई में होता था, जिसमें परिवार या राज्य के भविष्य का निर्णय, अभियानों के लूट के माल का बंटवारा, चारागाह की भूमि और उत्तराधिकारी आदि के समस्त निर्णायक सामूहिक रूप से लिए जाते थे।
तेमुजिन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा और चंगेज खां के पोते बाटू ने रूस, पोलैंड, हंगरी और वियना में भी अपने साम्राज्य को स्थापित किया। चंगेज खां ने अपना धर्म बौद्ध धर्म को माना। चंगेज खां में बहुत सारी खास बातें थी। उसके लिए कई प्रश्न आते हैं कि कैसा शासक था। अब उनकी खास बातें मैं आपको बताती हूँ। वह योग्यता में विश्वास रखता था और उसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं थी। जो योग्य व्यक्ति होता था उसे चंगेज खां ने अपने राज्य में अच्छा औहदा या उच्च पद दिया। जो लोग विरोध करते थे चंगेज खां का, चंगेज खां ने उसे राज्य से बाहर जाने के लिए कहा। इस तरह अपने आंतरिक विद्रोह और किसी की साजिश के खतरों को उन्होंने कम कर दिया। चंगेज खां अपने सलाहकारों की बात को मानता था और उनकी सलाह पर कदम भी उठाता था। चंगेज खां ने युद्ध में जीता हुआ खजाना, जो कि पहले राजकोष में चला जाता था, उसको अपने रिश्तेदारों और भाइयों को खुश करने के लिए उन्होंने उनके बीच में बांटा। मंगोल कबीले के सरदारों ने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार चंगेज खां ने मंगोल साम्राज्य की स्थापना कर 22% पृथ्वी के हिस्सों को जीत लिया और इस प्रकार वह समुद्र खान सार्वभौम शासक की उपाधि धारण कर विश्व विजेता के रूप में सामने आया। अब हम पढ़ेंगे चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है या विश्व इतिहास में स्थान। आज हम चंगेज खान को याद करते हैं तो हमारी कल्पना में ऐसी तस्वीरें आती हैं जैसे एक विजेता, नगरों को ध्वस्त करने वाला व्यक्ति जो कि हजारों लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी है। 13वीं शताब्दी के चीन में ईरान और पूर्वी यूरोप के नगरवासी स्टेफी ने इन गिरोहों को भय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। चंगेज खान मंगोलों के लिए महान नायक, महान शासक के रूप में आए और समुद्री खान सार्वभौम शासक की उपाधि भी धारण की। चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान। उसने मंगोलों को संगठित किया। लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों, चीनियों का शोषण से मुक्ति दिलाई और उन्हें समृद्ध बनाया। एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य का उसने बनाया और व्यापार के लिए कई रास्ते खोल दिए, बाजारों को पुनर्स्थापित किया। इन सभी उपलब्धियों को देखते हुए उसने वेनिस के मार्को पोलो, जो वेनिस यात्री थे इटली के, मार्को पोलो दूरस्थ यात्री जो कि चंगेज खां के और आकृष्ट हुए और चंगेज खां के शासनकाल में आए। मंगोल अभिराज्य विविध मतों, आस्थाओं में संबंध रखने वाले लोगों को शामिल किया जाता है। मंगोल शासकों ने सब जातियों, धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों, हथियारबंद सैन्य दल के रूप में उन्होंने भर्ती किया। इनका शासन बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधर्मीय था या बहुधार्मिक था। विभिन्न इतिहासकार ने इन विधियों का अध्ययन करने में लगे हैं कि जिनके माध्यम से मंगोल अपने बाद में आने वाली शासन प्रणालियों, जैसे कि भारत में मुगल शासकों ने चंगेज खां का अनुसरण किया और एक आदर्श प्रस्तुत किया।